हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जियोलाइट। कल की क्लास में बतलाए थे कि जियोलाइट कैटेलिस्ट के रूप में एक्ट करता है, जो हेट्रोजेनस कैटेलाइसिस के एग्जाम्पल को दिखलाता है। यह हेल्प करता है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। बतलाए थे कि जियोलाइट में स्मॉल पोर्स होते हैं और इस स्मॉल पोर्स से होकर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ही पास कर सकते हैं। ब्रांच चेन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इससे पास नहीं कर सकते। इसलिए जियोलाइट को कैटेलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है ताकि वह क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में शामिल हो सके। तो हम लोग एक हेडिंग पढ़ते हैं, जियोलाइट एज कैटेलिस्ट। जियोलाइट किसके तरह बिहेव करता है? कैटेलिस्ट की तरह। तो जियोलाइट एज कैटेलिस्ट, जियोलाइट एज कैटेलिस्ट। एक्चुअली ये होता क्या है? तो जो जियोलाइट होता है यह एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। ये एल्यूमिनोसिलिकेट कहने का क्या मतलब हुआ? पहले हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर दें। इट इज एल्यूमिनो सिलिकेट्स, यह एल्यूमिनो सिलिकेट्स है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ द जियोलाइट क्या होता है? तो जो मेटल होगा X/N, इसमें AlO2 का संख्या X एंड SiO2 का संख्या Y होगा एंड Z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे, जिसको हाइड्रेशन H2O मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो हाइड्रेशन में आया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट क्यों है, एल्यूमिनो सिलिकेट क्यों है। तो जब हम एल्युमिनियम की बात करें और ऑक्सीजन के साथ उसके कॉम्बिनेशन को देखें, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किए। अगेन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक एल्युमिनियम आएगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, फिर से यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया, इसका ऑक्टेट पूरा। फिर इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी ये जब तक एल्युमिनियम हटाएगा नहीं तब तक स्टेबल होगा नहीं, तो अगेन एक और ऑक्सीजन आया 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जब हम ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम का बात करते हैं तो उसमें Al2O3 ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है? AlO2 है। वो AlO2 क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट पर में हम लोग आ जाएं कि जब हम बात कर रहे हो सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शामिल हो गया। मीन्स द ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन का अगर हम बात करें, सिलिकेट का बात करें, तो उस स्थिति में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiO2। तो यहाँ जो लिखा गया है AlO2, एक्चुअली यह AlO2 था नहीं, यह SiO2 था। तो ऑर्थो सिलिकेट्स में क्या होता है कि जो सिलिकेट होता है यह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये जियोलाइट क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स in which some of the aluminum atom is replaced by some of the silicon atom is replaced by aluminum। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हैं जिसमें कुछ सिलिकॉन एटम एल्युमिनियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट। तो ये एक्चुअली था क्या? SiO2 ही, लेकिन सिलिकॉन एटम एल्युमिनियम से रिप्लेस हो गया, इसलिए इसको बोल दिए
एल्यूमिनो सिलिकेट, और यही है जियोलाइट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। यह 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट है जिसमें कुछ एल्युमिनियम एटम सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस कर देता है, तो इसको आप एल्यूमिनो सिलिकेट बोलते हैं। यह नेचर में भी पाया जाता है और इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब यह कैटेलिस्ट के तरह कैसे बिहेव करता है इस बात को देखना है। तो कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करने के लिए कल की क्लास में समझाया गया था, ये जो जियोलाइट है, इस जियोलाइट में पोर्स होते हैं, ये पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स हैं ये पोर्स से होकर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पास कर पाते हैं, जो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इनिशियली जब हम कैटेलिस्ट के रूप में जियोलाइट ले रहे होते हैं और जब हम कैटेलिस्ट के रूप में जियोलाइट नहीं ले रहे होते हैं, जिस वक्त इसमें H2O मॉलिक्यूल्स है, वो H2O मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रेशन के दौरान इस पोर्स को ऑक्युपाई किए हुए रहता है, Z मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी है, तो वो जो Z मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है वह उस पोर को ऑक्युपाई किए हुए है। जब उस पोर को ऑक्युपाई किए हुए है तो हाइड्रोकार्बन उस पोर में एंट्री नहीं ले सकता है, क्योंकि वह स्पेस ही वैकेंट नहीं है। तो ये जो जियोलाइट है, ये जो जियोलाइट है वह कैटेलिस्ट की तरह अभी बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन एंट्री ही नहीं ले पा रहा है। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के दौरान बाय द एवोपरेशन ये जो H2O मॉलिक्यूल होगा वह वेपर बनकर बाहर निकल जाएगा, और H2O मॉलिक्यूल जब वेपर बनकर इससे बाहर निकल जाएगा तो ये जो पोर्स था वह पोर्स क्या हो जाएगा, ये पोर्स हो जाएगा वैकेंट, और अब इससे होकर हाइड्रोकार्बन पास कर सकता है। तो ये हो जाएगा जियोलाइट एज कैटेलिस्ट, यह जियोलाइट कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यह पोर्स से होकर के पास अब हाइड्रोकार्बन कर सकता है। चूंकि वही हाइड्रोकार्बन इससे पास कर सकता है जो इस पोर में एंट्री ले सकता है या इस पोर से बाहर निकल सकता है, इसलिए इसको सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस, क्योंकि वही इंट्रेंस ले सकता है जो इस पोर में आसानी से जा सकता है, वही रिएक्शन में शामिल हो सकता है जो इस पोर में आसानी से जा सकता है और पोर से आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो इसके दौरान जो यूज होगा, इसमें जो जा पाएगा वह क्या होगा, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नॉट ब्रांच्ड और एरोमेटिक वन। ना स्ट्रेट चेन तो जा पाएगा लेकिन ब्रांच नहीं जा पाएगा, एरोमेटिक नहीं जा पाएगा। तो जो ही ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को हम जियोलाइट पर ले जाएंगे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर में उसके ब्रांच का टूटना हो जाएगा। उसको आप क्या बोल दिए, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेराइजेशन, जिसके वजह से इसको सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस भी बोला गया। इस फिनोमेना को क्या बोला गया, सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस। ये जो जियोलाइट है इसका यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें तो हाइड्रोकार्बन्स ही यूज में आते हैं रॉ मटेरियल्स के रूप में, तो फिर उस दौरान जो क्रैकिंग और आइसोमेराइजेशन होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैटेलिस्ट जियोलाइट को। और जो कैटेलिस्ट वहाँ पर यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, उस कैटेलिस्ट का नाम होता है ZSM5, जिसका फुल फॉर्म होता है जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, जियोलाइट सिव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, जो आसानी से अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में। ठीक है, तो अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
वैसे जियोलाइट का एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर भी है। वाटर को सॉफ्ट करने, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ये दो वाटर हम लोग पढ़े हाइड्रोजन टॉपिक में। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको ध्यान में होगा कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो जो हार्ड वाटर था, उस हार्ड वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग जियोलाइट यूज़ करते थे। ठीक है, तो जियोलाइट के एप्लीकेशन से ये वाटर का सॉफ्टनिंग भी पॉसिबल है। उसमें जो इम्प्रिटीज होता है उसको हटाकर जियोलाइट हटा पाता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए भी जियोलाइट का एप्लीकेशन है। तो ये टॉपिक था जियोलाइट के बारे में। आज बहुत ही छोटा टॉपिक हम पढ़ाए और कल क्लास ऑफ रहेगी। कुछ काम आ गया है जिसकी वजह से कल क्लास बंद रखेंगे, लेकिन हम अपने रेगुलरिटी और सिंसियरिटी से इस बात पर पहुंच रहे हैं कि आप भी रेगुलर और सिंसियर रह रहे होंगे। और जब हम दोनों का रेगुलरिटी और सिंसियरिटी इस तरह से बना हुआ रहेगा तो तय है कि लॉकडाउन बढ़े भी तो भी हम लोग प्रभावित बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। जो स्टूडेंट वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वैसे हम देख लेते हैं कि कौन कौन देखा, तो उसमें मुश्किल से 2-4-5 बच्चा आता है जो नहीं देखता है। बॉयज़ में 4-5 बच्चा आ जाता है जो नहीं देख पाया, और गर्ल्स में 1-2 आ जाती है जो नहीं देख पाई। तो टोटल 5-7 स्टूडेंट हैं जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, या 5-7 स्टूडेंट हैं जो वीडियोस हो सकता है कि वो रख ले रहे हो डाउनलोड करके, बाद में देखें, तो फिर ये बर्डन हो जाएगा, फिर आप उसको कवर नहीं कर पाइएगा। फिर एग्जामिनेशन के समय में अफरा तफरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि बहुत स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मान लीजिए सिलेबस में कंटेंट्स घटा दे तो कुछ भी हो, लेकिन जो बात आपको जानना है साइंस के स्टूडेंट होने के लिए, बिना उस बात को जाने हुए साइंस के फील्ड में कभी आप अच्छा करेंगे नहीं। तो साइंस के फील्ड में अच्छा करना है तो वो कंटेंट अभी आपको हटा देगा, लेकिन वह कंटेंट कभी न कभी आपको फेस करना ही होगा, तभी आप साइंस के फील्ड में अपने कैरियर को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम एलिमिनेट करें, वैसे अभी कोई नोटिस आया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस आस में नहीं रहें कि आपसे 5 क्वेश्चन दे देगा याद करने के लिए, या सुबह कहेगा कि यही 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने लिए पढ़िए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, ये बार बार हम बोलते आए। और जब आप अपने पढ़ाई से सेटिस्फाइड होंगे, आपके अंदर नॉलेज में एनहांसमेंट होगी, तो तय है कि कोई भी एग्जामिनेशन या कोई भी टफ टारगेट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस करने का हौसला रखेंगे, आत्मबल रखेंगे। ठीक है, तो आत्मबल को बढ़ाना है तो पढ़ाई करना है रेगुलर सिंसियर होकर के। ठीक है, थैंक यू।